हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जैविक विविधता और संकटापन्न जातियों को कवर करेंगे। ठीक है, नोट्स देखते हैं पहले। देखिए, पर्यावरण में प्राकृतिक और मानवीय कारकों की वजह से विभिन्न जातियों पर संकट उत्पन्न होते रहे। ठीक है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में कैसे, जैसे नेचुरल कैलामिटीज हो गई, ठीक है, वही आपका अर्थक्वेक है, वॉल्केनो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, या फिर फ्लडिंग हो गया, ड्रॉट हो गया, ये नेचुरल जो है नेचुरल तरीके से हो सकती हैं। तो नेचर की वजह से और मानवीय कारक, ह्यूमन इंड्यूस्ड जो रीजंस हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, और बहुत सारे कारक हैं जो ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं। ठीक है, मृदा अपरदन हो गया, तो क्या है, ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है। ठीक है, तो ये दोनों ही वजह से जो है विभिन्न जातियों पर संकट उत्पन्न हो रहे हैं। जातियों पर संकट क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? उनके जो वासस्थान है उनका ह्रास हो रहा है, या फिर अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन ही हो रहा है तो बहुत सारे जो हमारे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या हमारे एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं यूवी रेडिएशन से। ठीक है, मृदा अपरदन हो रहा है, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, खाद्य श्रृंखला में बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो जातियां हैं उनके ऊपर संकट उत्पन्न होते हैं। इनकी संख्या कम होती रहती है। ठीक है, पिछले अगर हम लास्ट 10 ईयर से देखें तो गिद्ध होते हैं, उन जो गिद्ध आप समझते हैं ना, गांव वगैरह आपने अगर देखा होगा तो खेत होता है, पानी जब पानी भरते हैं खेत में तो गिद्ध वहां पे सफेद सफेद आपको दिखते रहे होंगे, बहुत पहले की बात है। लेकिन अब आपको गिद्ध नहीं दिखते, आप पूरे गाँव में टहल जाइए शायद आपको गिद्ध नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये 10 वर्षों में गिद्ध की संख्या में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। ठीक है, 2003 में पैराग्रीन फंड नामक एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, और कुछ अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान में इसके लिए उत्तरदायी कारक को खोज लिया। और क्या खोजा उन्होंने? खोजा ये है कि डाइक्लोफेनिक एक सोडियम एक जो है सिर दर्द की दवा होती है। ठीक है, डाइक्लोफेनिक एक दवा होती है जो अगर हमें हेडेक होता है, जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के दर्द के निवारक के रूप में दिया जाता था, या फिर बुखार के इलाज में अगर किसी जो है पशु का टेम्परेचर हाई दिख रहा है तो ये डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है उनको दे दिया जाता था। लेकिन होता क्या, जब डाइक्लोफेनिक सोडियम के उपयोग के दौरान पशु जो है वो मर जाते थे, और उसी मरे हुए पशु का जो मांस है वो गिद्ध भी खा लेते थे। ठीक है, गिद्ध खाते थे उनके मांस को, तो 30 दिन के भीतर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस दवा का कुप्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 10 वर्षों के भीतर भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 8 करोड़ 50 लाख गिद्धों की मौत हो गई। ठीक है, 8 करोड़ 50 लाख, सोचिए, ये डाइक्लोफेनिक जो आपकी सोडियम की वजह से। ठीक है, एनिमल्स खा रहे हैं, एनिमल्स की मृत्यु होती है, तो ये जो गिद्ध है ये वल्चर्स का भी काम करते हैं। वल्चर्स मतलब होता है कि जो मृत जीव हैं उनके ऊपर जो वो खाना खाते हैं, उनसे जो है अपना फूड लेते हैं। तो ये जब उनसे फूड लेते थे तो डाइक्लोफेनिक उनके बॉडी में चल जाती थी और 1 महीने के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो इससे बहुत ही भारी संख्या में गिद्धों की मृत्यु है। कहाँ पे? इंडिया में, पाकिस्तान में और नेपाल अगर हम देखें। ठीक है, देखिए जो मॉरिशस है उसमें टमला कोक, ठीक है, मॉरिशस में टमला कोक जिसे डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? टमला कोक। अब ये याद रखिएगा, टमला कोक जिसे डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है। डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल रहा। ठीक है, डोडो पक्षी विलुप्त हो गया तो उसके कारण जो है प्रजनन जो है उतनी तरीके से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से यह भी जो है लगभग विलुप्त हो गया। इसके बीच डोडो पक्षी का मुख्य भोजन थे, जो उसकी विष्ठा के साथ बाहर निकलकर भूमि को अंकुरित करते थे। तो जो ये आपका डोडो वृक्ष है या टमला कोक जो प्लांट था, उसके जो बीज सीड्स हुए करते थे, तो सीड्स जो है वो खाते थे डोडो पक्षी, और डोडो पक्षी जब एक्सक्रीट करते थे तो वो बीज मिट्टी में चले जाते थे, और मिट्टी में जाने के बाद फिर से वो प्लांट ग्रो हो जाता था। लेकिन ये प्रोसेस टूटने के बाद, ये चेन टूटने के बाद डोडो पक्षी जब विलुप्त हुए तो ये जो आपका टमला कोक जो या फिर डोडो वृक्ष जो है वो भी जो है क्या हो गया, उसका भी लोप हो गया, वो भी विलुप्त हो गया। ठीक है, देखिए इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है। ठीक है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स क्या है? चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो आपका इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है वो एक चमगादड़ों की प्रजाति होती है जो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है, इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा कि इंडियन फ्लाइंग जो फ्लॉक्स हैं, चमगादड़ हैं, उनको ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ड्यूगोंग,
ठीक है। ड्यूगोंग एक विशाल समुद्री स्तनधारी होता है, लार्ज मरीन मैमल होता है, बहुत बड़ा होता है साइज में, जो विलोपन के कगार पे है, वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। ठीक है, यह एक शाकाहारी स्तनधारी है और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय, सी काऊ भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ड्यूगोंग है, किसको अब एग्जाम में आ जाएगा, सी काऊ किसको कहा जाता है, तो ड्यूगोंग जो है उसको सी काऊ कहा जाता है और ये विलोपन के कगार पे, आपको ये भी याद रखना है, इट इज वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, और इसको हम सी काऊ कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये घास खाने की इनकी आदत है, इसलिए हमको समुद्री गाय कहते हैं। समुद्री गाय ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़े क्या है, स्तनधारी जो है मैमल्स होते हैं, बहुत इनके जो साइज होता है बड़ा होता है। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं देख लेते हैं। देखिए, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी और पूर्वी और एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भारत में इनकी सबसे बड़ी संख्या जो है भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी, अब आपको मन्नार की खाड़ी का आइडिया होगा, तो ये भारत और श्रीलंका, जैसे ये आपका यहाँ पे है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो उसके बीच में जो जगह है मन्नार की खाड़ी, वहाँ पे जो है सबसे ज्यादा ये ड्यूगोंग पाए जाते हैं। ठीक है, और मन्नार की खाड़ी, पाल्क बे, ठीक है, मन्नार की खाड़ी और पाल्क बे में ये मिलते हैं। ठीक है, कक्ष की खाड़ी सौराष्ट्र और तथा अंडमान निकोबार समूह में भी इनका जो है उपस्थिति देखी गई। कहाँ पे? कक्ष की खाड़ी सौराष्ट्र में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इनको देखा गया है। ड्यूगोंग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूगोंग को किसमें? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन जो है इनको विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है। अब देखिए, कक्ष का रण भारतीय वन्य गधे की प्राकृतिक आवास है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो भारतीय वन्य गधा है वो कहाँ पे ज्यादा जो है उनका नेचुरल हैबिटेट है, तो वो कक्ष का रण है। इस क्षेत्र में इसका कोई परभक्षी नहीं है, परंतु आवास क्षेत्र में के सीमित होने जाने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। ठीक है, तो परभक्षी कोई नहीं है, इसको ऊपर से कोई हार्म नहीं कर रहा है, लेकिन जो उनका हैबिटेट है, जो आवास है, वो क्या हो रहा है, वो जो है संकुचित हो जा रहा है, इसलिए इनका जो अस्तित्व है, इनका एग्जिस्टेंस है, वो जो है खतरे में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ठीक है, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा मुख्यतः मैक्सिको, साउथ अमेरिका, कैरेबियन क्षेत्र का एक छोटा पौधा है या झाड़ी है। ठीक है, क्या नाम है इसका? प्रोसिपस जियोलीफेरा। यह पौधा भारत में 19वीं शताब्दी में लाया गया। इस पौधे को तमिल में सीमई करुवेलम, क्या नाम है? सीमई करुवेलम, और हिंदी में इसको विलायती बबूल कहा गया। ठीक है, हिंदी में इसको बबूल, तो आपको पता होगा ना, बबूल गांव में बहुत ज्यादा होता है, और जो लोग तमिलनाडु से होंगे उनको ये पता होगा, सीमई करुवेलम। अब इसका जो है नाम क्या है? प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। ठीक है, अब देखिए, ये पौधा जो है वातावरण के लिए हानिकारक है। विशेषज्ञों का क्या मानना है? ये कहते हैं कि इनकी जड़ काफी गहरी होती है। ठीक है, और भूजल को बड़े पैमाने पर सोख लेता है। जो अंदर हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, वो जो उनकी जड़ इतनी लंबी होती है कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जल को खींचते हैं। ये पौधा न केवल मिट्टी से जल सोखता है, बल्कि आसपास के क्षेत्र में वायु की नमी को भी खत्म कर देता है, जिससे इसकी निकट जो दूसरा पौधा होता है वो ठीक से पनप नहीं पाता। अब देखिए, अब अगर आप ध्यान दिए होंगे तो गाँव में कभी जो है जैसे बीच बीच में कुछ पेड़ लगा दिए जाते हैं मेड़ों वगैरह पे, लेकिन गांव में ये जो पेड़ आपका है बबूल का पेड़, ये लगाया नहीं जाता सामान्यतः। कहीं और साइड में कहीं देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये अगर लगा भी दिया जाता है अज्ञानतावश, तो क्या होता है कि जितनी अगल बगल की जितनी जो है आपके प्लांट्स होंगे, धीरे धीरे वो जो है उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा, यानी कि वो पनप नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर की, जो नमी होती है, वो नमी खींच लेता है। रूट से अपने अंडरग्राउंड वाटर तो ले ही रहा है, साथ में नमी भी खींच लेता है, तो ये जो है उनकी वृद्धि को खत्म कर देता है। ठीक है, यह पौधा वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन करता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे गैसेस भी निकालता है जो हमारे वायुमंडल के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सिंह पुक्षी वानर। ठीक है, सिंह पुक्षी वानर दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो एग्जाम में आ जाएगा कि सिंह पुक्षी वानर कहाँ पाया जाता है, तो ईस्टर्न जो है आपका कोस्ट मत लगाइएगा, बल्कि पश्चिमी घाट में ये पाया जाता है। ये वानर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पे?
तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। जब कोई वर्ड, जब कोई लोकेशन बताया जाता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने माइंड में विजुअलाइज कर देना चाहिए, फिर आप वो चीज़ कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो सिंह पक्षी वानर कहाँ पे पाया जाएगा, तमिलनाडु में, ठीक है। सबसे साउदर्न मोस्ट जो हमारा स्टेट, अगर पूछेगा कि सबसे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो स्टेट कौन सा है, वो तमिलनाडु है, ठीक है। उसी के बगल में केरल और उसी के ऊपर कर्नाटक, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ईयर 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया, ठीक है। चीता को क्या कर दिया गया, भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। हाल ही में चीतों को भारत में एक बार फिर बसाने की सरकार की योजना पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है, ठीक है। अब 1952 में चीता हमारे इंडिया से बिल्कुल विलुप्त घोषित कर दिया गया था। देखिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने चीतों को नामीबिया के जंगलों से लाकर मध्य प्रदेश के अभयारण्य में बसाने की योजना की है, ठीक है। नामीबिया से जो है एमपी में एमपी के अभयारण्य में बसाने की योजना की गई है, ठीक है। तो नामीबिया से नौरादेही नाम की जगह है, ठीक है। एमपी में नौरादेही नाम की जगह है, इसमें जो है नोट नहीं है लेकिन करंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो नामीबिया से जो आपके चीता है वो मध्य प्रदेश में कौन सी जगह, कौन सी अभयारण्य में लाके बसाने की बात की गई, तो ये नौरादेही, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा है, देखिए समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर दुर्लभ हिम तेंदुआ पाया जाता है, ठीक है। समुद्र तल से 3000 टू 4500 ऊंचाई पे क्या पाया जाता है, दुर्लभ हिम तेंदुआ, ठीक है। कहाँ पे, हाइट इनके देख लीजिए 3000 से 4500 की ऊंचाई पे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किए गए एक सर्वेक्षण से ये पुष्टि हुई है कि हिम तेंदुआ भारत में उपस्थित है। तो हिम तेंदुआ अगर एग्जाम में आता है तो आप बताइएगा कि भारत में उपस्थित है। काली गर्दन वाला सारस जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पक्षी है, इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का इशू भी चला था। तो काली गर्दन वाला जो सारस है वो जो है जम्मू एंड कश्मीर का एक जो है नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड है। सॉरी। उड़ने वाली गिलहरी भारत के साथ ही रूस, चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका के अनेक भागों में पाई जाती है। तो उड़ने वाली गिलहरी होती है, ठीक है। उड़ने वाली गिलहरी भारत में भी पाई जाती है, रशिया में पाई जाती है, चाइना में, जापान में, यूरोप में, अफ्रीका में और उत्तरी अमेरिका के अनेक भागों में पाई जाती है, ठीक है। भारत में जो उड़न गिलहरी है उसकी 7 जातियां पाई जाती हैं। भारत के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जो है उड़न गिलहरी पाई जाती है। तो जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे जो है सबसे ज्यादा उड़न गिलहरी पाई जाती हैं और यहाँ इसकी 6 जातियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। अंडमान और निकोबार के समुद्री जीव समूहों में ड्यूगोंग, डॉल्फिन, ठीक है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और समुद्री कछुआ, समुद्री सांप, ये सारे जो है बहुतायत में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे, अंडमान और निकोबार में। श्रू एवं टैमोर विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, ये मालाबार क्षेत्र में नहीं पाए जाते, ठीक है। मालाबार में नहीं बल्कि ये विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, श्रू और टैमोर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रैकून जैसा दिखाई देने वाला रेड पांडा को फायर कैट के नाम से भी जानते हैं। तो रेड पांडा को हम क्या जानते हैं, फायर कैट के भी नाम से जानते हैं। यह वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी है, रेड पांडा वृक्षों पर रहता है। इसका जियोलॉजिकल नाम जो है एलुरस फ्लैगेंस, क्या नाम है, एलुरस फ्लूगेंस, ठीक है। तो किसका है ये एलुरस फ्लूगेंस, ये आपका है रेड पांडा का। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से नॉर्थ ईस्ट भारत उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है हमारा ये रेड पांडा, ठीक है। आपका भारत के अतिरिक्त रेड पांडा नेपाल, भूटान, चीन, लाओस, म्यांमार में भी पाया जाता है। भारत में स्लो लॉरिस मुख्यतः भारत में जो स्लो लॉरिस है मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। स्लो लॉरिस कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। भारत के अतिरिक्त स्लो लॉरिस बांग्लादेश और ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम में भी पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये कंफ्यूजिंग तो है, मैं समझ रही हूँ, बहुत सारे जो है हमने एनिमल्स का नाम लिया और बहुत सारी जगहों का नाम लिया। आपको क्योंकि एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो आपको चीजें इजीली आपके माइंड में आ जाएंगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, एलिमिनेट ही तो करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि ये जो जंतु है वो कहाँ पे कौन सी जगह पे पाया जाता है, ठीक है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अधीनस्थ अभिकरण भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसका इंग्लिश है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एनविस सेंटर ऑन फैनल डाइवर्सिटी, एनविस सेंटर ऑन फॉनल है, फैनल नहीं होगा, फॉनल है, फॉनल डाइवर्सिटी की वेबसाइट पर
प्रदर्शित सूची के अनुसार कुछ दिए गए जानवरों की खतरे की स्थिति निम्न अनुसार है, ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा। देखिए सुनहरे जो लंगूर है, गोल्डन लंगूर है, ये विलुप्त प्राय, ठीक है, क्या है ये, विलुप्त प्राय है। गोल्डन लंगूर क्या है, ये विलुप्त प्राय है। हुलॉक गिब्बन जो है वो भी विलुप्त प्राय है, ठीक है। एशियाई जंगली कुत्ते हैं, ये भी विलुप्त प्राय है। और मरुस्थलीय बिल्ली जो है कम खतरे में है, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, ये जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है। जो सुनहरे गिब्बन है, सुनहरे लंगूर हैं वो विलुप्त प्राय है। हुलॉक गिब्बन लंगूर जो है विलुप्त प्राय है। एशियाई जंगली कुत्ते विलुप्त प्राय है, लेकिन मरुस्थलीय बिल्ली जो है वो कम खतरे में है, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट की नवीनतम सूची में मरुस्थलीय बिल्ली का नाम कोई भी जानवर सूची बिल्ली के नाम से कोई भी जानवर सूचीबद्ध नहीं है, ठीक है। तो IUCN की अगर रेड लिस्ट की बात करें तो मरुस्थलीय बिल्ली के नाम से कुछ भी वहां पे सूचीबद्ध नहीं है, याद रखिएगा। मरुस्थलीय बिल्ली IUCN की रेड लिस्ट में नहीं है। चीनी मरुस्थलीय बिल्ली जो है, चाइनीज डेजर्ट कैट सूची में शामिल है, जिसे वल्नरेबल या नाजुक श्रेणी में शामिल किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा इसमें क्वेश्चन हमारा है कौन सा ड्रग गिद्धों की समस्त हाँस के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए डाइक्लोफेनिक सोडियम, ठीक है, अभी हमने देखा था ये सिर्फ दर्द के लिए होता है। और जब इसको पशुओं को खिलाया जाता था फीवर या फिर पेन के जो है कंडीशन में, तो पशु जब इसको खाते थे और जब वो मर जाते थे तो गिद्ध भी उनको खाते थे, क्योंकि गिद्ध का फूड वही है, वल्चर्स होते हैं। तो गिद्धों की 30 दिन के भीतर ही मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। तो ये जो है हमारा 10 वर्षों के भीतर भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 8 करोड़ 50 लाख गिद्धों की मौत हो चुकी है। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए डाइक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग, यही जो है रीजन है। नेक्स्ट हमारा है पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। सेम क्वेश्चन है, डाइक्लोफेनिक होगा। और भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। तो रीजन है आपका जानवरों को दर्द निवारक देना, ठीक है, जानवरों को दर्द निवारक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए है कि कुछ वर्षों पहले गिद्ध जो है भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। तो इस स्थिति के लिए क्या उत्तरदायी है। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें जो है गोपशु मालिक द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार के लिए एक औषधि जो है देना, ठीक है। तो वो औषधि जो है उसकी वजह से ये चीज हो रही थी। नेक्स्ट हमारा मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल है, इसका नाम है डोडो। अभी हमने देखा था ना डोडो है, तो वो जो है डोडो जो पक्षी है वही उसके आपका जो सीड्स है वो खाते थे और उसके सीड्स से फिर से नया प्लांट बन जाता है। तो देखिए मॉरिशस में जो है टमला कोक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टमला कोक बोलते हैं, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। डोडो पक्षी के विलुप्त होने के कारण प्रजनन में असफल जो है ये प्लांट रहा है, जिसकी वजह से यह भी लगभग विलुप्त हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन बलगुल, ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल या फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है। फ्लाइंग फॉक्स क्या है, ये चमगादड़ है। अभी हमने देखा था फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ है। देखिए फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, चीन, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में पाया जाता है। ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जानता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ड्यूगोंग एक समुद्री जीव है जो विलोपन के कगार पे, वो क्या है, तो ड्यूगोंग क्या है, ड्यूगोंग आपका स्तनधारी मैमल है, यानी कि इसको हम सी काऊ भी बोलते हैं। अभी हमने देखा कि घास खाता है ना। ड्यूगोंग एक क्या है, लार्ज मरीन एनिमल है जो विलोपन के कगार पे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत में पाया जाने वाला स्तनधारी ड्यूगोंग से इससे जो है जो चीज़ें संबंधित हैं उसका सही हमें बता देना है। देखिए यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल ठीक है, घास खाता है ये भारत के पूरे समुद्र तट के साथ पाया जाता है, ठीक है। अभी इसको होल्ड करिएगा। नेक्स्ट हमारा है इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है, सही है। तो देखिए ये क्या है आपका, ये सी है 1 और 3, ठीक है। तो दूसरा हमारा गलत हो जाता है, इस हर जगह नहीं पाया जाता, हर जगह नहीं पाया जाता। देखिए ड्यूगोंग एक समुद्री स्तनधारी है, यह एक शाकाहारी स्तनधारी है और घास खाने की इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है। ड्यूगोंग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन जो है इनको संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। अब आपको इससे पता होना चाहिए, ये जो हमारा भारतीय वन्य गधा ही है, ठीक है। उस क्षेत्र में उस पशु का कोई भी परपक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, तो इट इज भारतीय, जो ये हमारा भारतीय वन्य गधा है, यही इसमें सही उत्तर है। भारत का रण जो है, कक्ष का रण जो है भारतीय वन्य गधे का प्राकृतिक आवास है और इस क्षेत्र में कोई भी परपक्षी नहीं है, किंतु आवास क्षेत्र के सीमित होने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है।
नेक्स्ट हमारा है प्रोसोपिस जूफ्लोरा प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्राय समाचार में होता है। ये क्यों है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा? ये बबूल है, अभी हमने देखा था। तो देखिए ये जिस क्षेत्र में उगता है या वहाँ यह जो है जैव विविधता को कम करने लगता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, पानी जो बहुत ज़्यादा लेता है। वो अपने जो ये देखिए मूलतः ये मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन का छोटा सा झाड़ी होता है और ये इतना ज़्यादा हानिकारक होता है कि भूजल को जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पर ये सोख लेता है। साथ में जो वातावरण होता है वहाँ से भी नमी को खींच लेता है और कुछ और जो है गैसेज ऐसे जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ता है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर हमारा क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है रीजन है। अब नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित राज्यों में किस में और किन में सिंह पक्षी वानर मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? अभी हमने जैसे देखा था मकॉक कहाँ पाया जाता है, तो देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं पाया जाता। ये तो जो है आंध्र प्रदेश में नहीं होता। ठीक है, मकॉक कहाँ पाया जाता है? ये आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, तो सिंह पक्षी वानर जो है दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह वानर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित पर विचार करिए। काली गर्दन वाला सारस, ठीक है, इसको कहते हैं कृष्ण ग्रीव। ग्रीव मतलब होता है गर्दन, कृष्ण ग्रीव सारस। ठीक है, चीता, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ कौन सा जो है भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? ठीक है, तो देखिए ये हमारा बी है 1, 3 और 4। ठीक है, सिर्फ चीता जो है, हमने बताया था ना कि चीता 90s में जो है ये बता दिया गया, तो चीता जो है इंडिया में नहीं है। लेकिन हमने देखा था कि जो अफ्रीका से यहाँ पे इंडिया में हमारा ये एमपी में, ठीक है, एमपी में नौरादेही में, ये नामीबिया से नौरादेही जो है इसको लाया गया है। इसको इनकी ब्रीडिंग की बात करी जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। 1952 में चीते को कहा गया था कि ये जो है अब चीता इंडिया से विलुप्त हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा कथन? देखिए अंडमान निकोबार समूह में लवड़ मगर पाया जाता है। ठीक है, होल्ड करिएगा, लवड़ मगर की बात कर रहे हैं ये। मालाबार क्षेत्र की पश्चिमी घाटों में श्रू और श्रैपीर पाए जाते हैं। ठीक है, टैपीर। ठीक है, तो ये आपका केवल एक सही है। ठीक है, श्रू और शैपीर जो है मालाबार में नहीं पाए जाते, अभी हमने देखा था, लेकिन अंडमान निकोबार में लवड़ जो मगर है वो पाया जाता है। ठीक है ना, यानी कि सॉल्टी जो है सलाइन जो मगर है वो पाया जाता है। देखिए अंडमान निकोबार की समुद्री जीव में जंतुओं में ड्यूगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप, ये सारे जो है पाए जाते हैं। कौन कौन से? ड्यूगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और समुद्री कछुआ। ठीक है, ये सारे पाए जाते हैं। समुद्री सांप भी मिलता है। श्रू और टैपर जो है ये हिमालय श्रृंखला में पाया जाता है। ठीक है, श्रू और टैपीर ये हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं, ना कि मालाबार में। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार करना हमें। पहला हमारा है भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। दूसरा है स्लो लॉरिस उत्तर पूर्व के जो है आपके घने वनों में पाया जाता है। तो आपका केवल 2 सही है। देखिए ये जो स्लो लॉरिस है ये उत्तर पूर्व के घने वनों में पाया जाता है, लेकिन रेड पांडा, अब देखिए इसमें भारत में रेड पांडा जो है प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी और उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। और क्वेश्चन क्या था? ये जो है ये पश्चिमी हिमालय में, तो पश्चिमी हिमालय में कह रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है उत्तर पूर्वी भारत में रेड पांडा कहाँ पे? उत्तर पूर्वी भारत में और उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये मुख्यतः सिक्किम, पश्चिम बंगाल और आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये हमारा पहला सही हो जाएगा। भारत में पहला गलत हो जाएगा। और भारत में स्लो लॉरिस जो है वो मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय, मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय, तो बी ही गलत होना चाहिए। हुलाक गिब्बन विलुप्त प्राय और एशियाई जंगली कुत्ते जो है, अब देखिए इसमें अच्छा एशियाई जंगली कुत्ते में भी डिस्प्यूट है कुछ। ठीक है, देख लेते हैं इसको। देखिए IUCN के रेड लिस्ट की नवीनतम सूची में मरुस्थलीय बिल्ली का नाम का कोई भी जानवर नहीं है। इसमें चाइनीज डेजर्ट कैट है बट मरुस्थलीय बिल्ली नहीं है, और जिसे जो है वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया। किसको? चाइनीज डेजर्ट कैट को। ठीक है, देखिए एशियाई जंगली कुत्ते विलुप्त प्राय श्रेणी में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एशियाई जंगली कुत्ते के बारे में क्या बताया? ये असुरक्षित नहीं, ये भी विलुप्त प्राय में ही है एशियाई जंगली कुत्ते। ठीक है, कहाँ पे है? विलुप्त प्राय में है। ठीक है, अब जो है अच्छा नेक्स्ट ये हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारा रामसर सम्मेलन है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन को हम करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो जो है आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।